आज हम लोग पहले तो क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। पूरा अकाउंटेंसी का ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ट्वेल्थ में अकाउंटेंसी में मुख्यतः हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक तो हो गया एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया पार्टनरशिप, और तीसरा हो गया कंपनी, है कि नहीं? यस सर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो बस एक चैप्टर है। यस सर। ये जो है ना, इस बार से सीबीएसई में चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। इस बार अभी जो 22 से 23 का सेशन है, पिछले सेशन में था सीबीएसई में, लेकिन इस बार डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई में इस बार नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब में है ना। सीबीएसई में डिलीट किया गया है। पिछले बार था 21 से 22 वाला सेशन में, उससे पहले भी था, कुछ समय पहले डिलीटेड था, कुछ सालों पहले, लेकिन 22 से 21 से 22 फिर उसके पहले 20 से 21 ये सब से सेशन में था, फिर अभी डिलीट हुआ है। अगला बार का भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये सारा चैप्टर है। पार्टनरशिप का सारा चैप्टर सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सब में है। कंपनी का ई वाला चैप्टर सीबीएसई में डिलीटेड है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो देखिए ये जो है ना सीबीएसई में डिलीटेड है, लेकिन बिहार बोर्ड में ये तीनों चैप्टर है, ठीक है। फिर क्या है, इसका बात करें, सब कंपनी से रिलेटेड चैप्टर है। कंपनी बिजनेस का भाई पहला रूप होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग 11th में पढ़े, जिसमें एक आदमी ओनर होता है। इस 12th में हम लोग को किस तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ना है, किस तरह के बिजनेस का अकाउंटिंग पढ़ना है। एक तो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट, जिसके नाम ही से पता चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज को सेवा देने के लिए, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, है ना। ये सब नॉट, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि इन लोग का उद्देश्य क्या होता है, पैसा लाभ कमाना नहीं, नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, है ना, समाज को सेवा देना। अब क्या है, तो समाज को सेवा देने के लिए जो संस्था शुरू किया जाता है उसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी संस्थाओं में भी अकाउंटिंग होता है। ऐसी संस्थाओं, अकाउंटिंग तो हर जगह होता है, घर में भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो ऐसी संस्थाओं में भी अकाउंटिंग होता है। भाई जो भी लेन देन हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें एक आदमी ओनर होता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, जो कि ईयर के एंड में बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन सबको दिखाने के लिए, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को शो करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। उसको दो चीज होता है फाइनेंशियल में स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट मेन रूप से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी उसी तरह का 2 स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन नाम सिर्फ थोड़ा सा चेंज रहेगा। एक तो नाम वही रहेगा बैलेंस शीट, और दूसरा नाम यहाँ पे रहता है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाम उसी तरह, काम वही है, खाली नाम चेंज है। तो भाई एक तो पढ़ना हम लोग को, सबसे पहला चैप्टर में पढ़ना है फाइनेंशियल, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आया पार्टनरशिप। तो देखिए पार्टनरशिप के एकदम स्टार्ट से लेके अंत तक पढ़ना है। पार्टनरशिप शुरू करने से लेके, पार्टनरशिप फंडामेंटल में कहाँ पढ़ना है, पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस कैसे शुरू होता है ना। शुरुआत में जब हम पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस शुरू करते हैं तो हम लोग को पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी कंपनी एक्ट के अनुसार। तो भाई जब सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 आदमी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो भाई हो गया, बिजनेस है ये नहीं है, लेकिन फिर भी भाई पैसा का लेन देन हो रहा है तो अकाउंटिंग यहाँ भी होता है, तो वो पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है पार्टनरशिप बिजनेस का बाद, पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग पढ़ना है। तो पार्टनरशिप के एकदम शुरुआत से लेके एकदम लास्ट तक पढ़ना है। बंद करने, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना, क्लोज करना। डिसोल्यूशन मतलब क्लोज करना। फंडामेंटल मतलब यहाँ शुरुआत होगा, पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस जब हम लोग शुरू करते हैं
तो क्या कैसे शुरुआत करते हैं, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, शुरुआत में क्या क्या लेन देन होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ पहले फंडामेंटल में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम लोग क्लियर कर लिए थे कि भाई रेशियो हम लोग तय कर लिए कि भाई इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, जो भी लाभ या हानि होगा हम लोग दोनों तीनों आपस में बराबर बांटेंगे। लेकिन बाद में कैपिटल का और ज़रूरत पड़ा तो आप और कैपिटल लगा दिए, तो आपका कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल बढ़ने के कारण लाभ में भी थोड़ा आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। या मान लीजिए आपका काम बढ़ गया, हम थोड़ा काम कम करने लगे, आपका काम बढ़ गया, तो भाई काम बढ़ने के कारण भी लाभ में हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए। कोई भी कारण से रेशियो जो हम लोग पहले तय किए थे शुरुआत में, उसमें अब हम लोग को बदलाव करने का जरूरत पड़ गया, चेंज करने का जरूरत पड़ गया। तो रेशियो को अगर चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है, तब क्या क्या अकाउंटिंग करना पड़ता है, ये पढ़ेंगे हम लोग पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर में। पार्टनरशिप का सेकंड सिलेबस के अनुसार तीसरा चैप्टर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या पढ़ना है कि बाद में शुरुआत तो हम लोग कर लिए फंडामेंटल में, बिजनेस शुरू हो गया, उस समय जो भी रेशियो तय हुआ अपना चल रहा है। बाद में साल 2 साल 4 साल बाद अगर कभी रेशियो को चेंज करते हैं तो उस टाइम क्या क्या अकाउंटिंग करना पड़ता है, ये चीज पढ़ना हम लोग को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या है, फिर अब वो वाला बात आ गया है दोस्त को साथ में जोड़ने वाला, है ना। क्या है भाई, अगर दोस्त को या कोई रिलेटिव को या कोई अननोन आदमी भी कह रहा है ना, भाई हम लोग से मिला, हम लोग अपने बिजनेस के बारे में बताए, वो पूछा या हम ही लोग बताए, बोला कि भाई हमको भी अपने साथ जोड़िए, हम भी कैपिटल लगाते हैं। तो भाई जब किसी को नए आदमी को जोड़ेंगे अपने साथ अपने बिजनेस में, तो भाई उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगा, है ना, अकाउंटिंग में क्या क्या लिखा पढ़ी होगा, क्या क्या किया जाएगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फिर क्या होता है, हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, आपस में झगड़ा हो गया, या फिर कोई हम ही लोग में से 4 लोगों में से कोई एक आदमी को अब कहीं जॉब लग गया या अलग वो बिजनेस करना चाहता है ना, तो वो चाह रहा है अलग होना। रिटायर मतलब क्या होता है, अलग होना, हटना, निकलना। या फिर भाई इन केस डेथ हो गया किसी पार्टनर का, तो ऐसे में भी क्या होगा भाई, हिसाब किताब होगा आपस में, कुछ अकाउंटिंग होगा, कुछ लिखा पढ़ी होगा। तो किसी पार्टनर के रिटायर होने या डेथ होने पर क्या क्या अकाउंटिंग होता है, ये पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर क्या है, अब ये सब बीच का हो गया, ये सबको क्या कहते हैं, इन तीनों बातों को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, कोई भी काम जब दोबारा करते हैं तो री कहला, उसमें री लगता है, रीट्राई, दोबारा ट्राई करना। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, बनाना। तो हम लोग पार्टनरशिप तो यहीं पे बना लिए थे, लेकिन अब उसमें फिर से कुछ बदलाव कर रहे हैं। पार्टनरशिप में जब भी कोई बदलाव आता है ना, शुरुआत हो गया हमारा फंडामेंटल, और जब उसमें और बंद करेंगे तो हो जाएगा डिसोल्यूशन। लेकिन शुरुआत और बंद करने के बीच में अगर कोई चेंजेज आ रहा है ना, ऐसा कोई बदलाव कर रहे हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, हम लोग का जो पुराना एग्रीमेंट था वो चेंज करना पड़ रहा है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ रहा है, तो वैसी परिस्थिति को क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इन तीनों परिस्थितियों में क्या होगा, जो हमारा अब जैसे रेशियो, पहला वाला एग्रीमेंट में रेशियो इक्वल लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं। उस पर तो हम लोग ओवरराइड कर नहीं सकते पुराना वाला एग्रीमेंट पे, फिर एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा। एक नया एग्रीमेंट, कोई नया आदमी को ऐड कीजिए, नया एग्रीमेंट, कोई रिटायर किया, डेथ किया, तो बाकी जो बच गया उनके बीच नया एग्रीमेंट। जब भी पार्टनरशिप में कोई नया एग्रीमेंट होगा तो उसको क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसे एक और परिस्थिति होता है रिकंस्टिट्यूशन का, जैसे हम लोग दोनों मिलके पार्टनरशिप एगो किए हुए हैं, हम कोई 2 और आदमी अलग पार्टनरशिप किए हुए हैं, अब हम लोग चारों मिलके, दोनों बिजनेस, मैंने दोनों पार्टनर 4 को मिलके एक नया बिजनेस शुरू किए, है ना, मिला लिए अपने बिजनेस को, उसी दोनों बिजनेस को मिला के एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने 2 पार्टनरशिप एक दूसरे में मिल जाए, तो इसको कहते हैं अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। अमालगमेशन मतलब मिलना, तो वो भी रिकंस्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन वो हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, अमालगमेशन यहाँ नहीं पढ़ना है, वो भी एक परिस्थिति होता है रिकंस्टिट्यूशन का। फिर क्या हुआ, बीच में बदलाव भी पढ़ लिए, सीख लिए, पार्टनरशिप में बीच में बदलाव होगा तो कैसे क्या अकाउंटिंग होगा, ये सब सीख लिए करना,
पहले तो पार्टनरशिप का शुरुआत का अकाउंटिंग सीख लिए, फिर बीच में जो जो चेंजेज आएगा उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगा वो सब सीख लिए। अब बिजनेस को अगर बंद करेंगे, हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करेंगे, तब क्या क्या अकाउंटिंग होगा ये सीखना है डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन मतलब क्या, क्लोज करना, बंद करना। तो इतना हम लोग को पढ़ना है पार्टनरशिप में। माने पार्टनरशिप में 5 चैप्टर हो गया, एक चैप्टर फंडामेंटल, भाई 3 चैप्टर बीच में चेंजेस का, फिर एक डिसोल्यूशन का। तो 5 चैप्टर हो गया पार्टनरशिप को लेकर के। ये पांचों पार्टनरशिप का चैप्टर है ना। फंडामेंटल जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा से ही सब होगा। फिर क्या है, अब कंपनी में आ जाइए तो बाकी सारे चैप्टर्स कंपनी के हैं, कंपनी बिजनेस है ना। जब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको कंपनी बिजनेस कहते हैं। एक तो मुख्य रूप से 3 रूप होता है बिजनेस का। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि यहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ पढ़ना था, 11th में पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग। 11 में जितना भी अकाउंटिंग पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़े, एक आदमी ओनर वाला। यहाँ पढ़ना है मुख्यतः पार्टनरशिप और कंपनी, है ना। एक ई चैप्टर दे दिया है। तो क्या है कि भाई कंपनी के सारे चैप्टर कंपनी के। अब देखिए कंपनी का क्या होता है, पहले तो इस चैप्टर में कंपनी का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है, लेकिन कंपनी में शुरुआत का जर्नल वगैरह नहीं पढ़ना है। कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी के रूप में जब बिजनेस कीजिएगा तो आप पब्लिक को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। तो पब्लिक से आप कैपिटल के रूप में भी ले सकते हैं। पब्लिक मतलब क्या, जिसको आप जानते हो नहीं जानते इससे फर्क नहीं पड़ता है, अनजान लोग, चाहे वो अपने देश का हो या दूसरे देश के हो। आज जो है एक देश का कंपनी दूसरे देश के लोगों से भी अपने यहाँ पैसा लगवा सकता है, अपने देश के लोगों से भी लगवा सकता है। तो भाई जब हम लोग कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा का जरूरत पड़ा तो आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, पूंजी के रूप में भी। मतलब कि उन लोग जब पैसा लगाएगा आपके यहाँ तो ओनर बन जाएगा, और लोन के रूप में भी पैसा ले सकते हैं। मतलब कि उन लोग जब पैसा लगाएगा तो कर्ज कहलाएगा, ओनर नहीं उन लोग बनेगा, वो कर्ज देने वाला कहलाएगा, लेंडर, क्रेडिटर। तो भाई कर्ज जब हम लोग पब्लिक से कैपिटल के रूप में पैसा लीजिएगा, किसी से भी पैसा लीजिएगा तो भाई पेपर बनेगा ना, पैसा लेने पर पेपर बनता है ना भाई, हाँ कितना पैसा लिए, कब वापस कीजिएगा, बदले में कितना ब्याज दीजिएगा या लाभ में हिस्सा दीजिएगा। जब पूंजी के रूप में पैसा लीजिएगा तो लाभ में हिस्सा तय होगा, और लोन के रूप में लीजिएगा तो ब्याज तय होगा, कुछ न ये सब बातें तय होगा ना भी पेपर पे। तो जब हम लोग पब्लिक से कैपिटल के रूप में पैसा लेते हैं तो क्या कहलाता है, वो वहां पे जो पेपर बनेगा वो शेयर कहलाता है। और जब पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लिया जाता है कंपनी में, वहां पे जो पेपर बनेगा वो डिवेंचर कहलाता है। जब एक कंपनी में पब्लिक से कैपिटल के रूप में पैसा लिया जाता है तो वहां पे जो पेपर बना वो क्या कहलाता है, शेयर। और जब पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लिया जाता है तो वहां पे जो पेपर बना वो क्या कहलाता है, डिवेंचर। तो भाई यहाँ पे पढ़ना है कि जब हम लोग पब्लिक से कैपिटल के रूप में पैसा लिए तो उनको शेयर दिए, तो वहां पे क्या क्या अकाउंटिंग होगा, शेयर का अकाउंटिंग, शेयर से इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 7 में। कंपनी का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है, बिनिंग वगैरह, और साथ में कंपनी में जब कैपिटल के रूप में पब्लिक से पैसा लेते हैं तो उनको जो शेयर देते हैं उसका क्या क्या अकाउंटिंग होता है, ये सब पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद कभी लोन के रूप में अगर पब्लिक से पैसा लिए तो वहां पे क्या क्या अकाउंटिंग होगा, ये पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर क्या होता है, पैसा लिए हैं तो लौटाइएगा भी, तो कैपिटल के वाला पैसा भी लौटता है, लेकिन वो हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। कैपिटल का भी वापसी होता है, लेकिन कैपिटल का वापसी हम लोग को इस 12th में नहीं पढ़ना है। रीपेमेंट, रिडम्पशन बोलते हैं। रिडम्पशन मतलब क्या, रीपेमेंट, पैसा लौटाना। तो हम लोग डिवेंचर के रूप में, डिवेंचर के बदले में जो पैसा लिए, लोन के रूप में जो पैसा लिए, वो लौटाने का बात हम लोग को यहाँ पढ़ना है। लेकिन कैपिटल वाला बात यहाँ नहीं पढ़ना है, कभी बीकॉम या सीए वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। तो क्या है कि भाई कैपिटल का रीपेमेंट होता है, तो कैपिटल का यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तब लोन वाला पैसा हम लोग जब लौटाते हैं ना, जिसको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन के रूप में जब पैसा लेते हैं तो जो पेपर डिवेंचर कहलाया, तो उसको लौटाने का जो चैप्टर बात होगा तो इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि लोन जो हम लोग लिए थे पब्लिक से डिवेंचर के रूप में, डिवेंचर के बदले में, उसको कैसे लौटाते हैं, उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगा, क्या जर्नल बनेगा, क्या लेजर बनेगा, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल भी लौटाया जाता है लेकिन उसको यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है।
तो मतलब ये हो गया 3 बात कंपनी में पैसा लेना और पैसा लौटाना। अब कंपनी में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, कोई भी बिजनेस हो। देखिए यहाँ ये बिजनेस नहीं है, यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। ईयर के एंड में जो स्टेटमेंट बनाते हैं अपने इनकम को दिखाने के लिए, इनकम एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए, एसेट लायबिलिटी को दिखाने, कैपिटल को दिखाने के लिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ भी बनता है। तो ये तो कंपनी बिजनेस है, यहाँ भी बनेगा। तो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है? यहाँ भी 2 स्टेटमेंट बनेगा, मुख्य रूप से 2 स्टेटमेंट। एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होगा बैलेंस शीट। तो वो बनाना सीखना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। अब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी किया जाता है। एनालिसिस क्या हो गया भाई? अकाउंटिंग का मीनिंग याद कीजिए। अकाउंटिंग के मीनिंग में हम लोग कभी पढ़े होंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़े हैं? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। देखिए एनालाइजिंग आया, छठा वर्ग जो होता है। आप समराइजिंग तक पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन को पहचानना। फिर ट्रांजैक्शन को मेजर करने का मतलब कि उसको कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ ये देखना। फिर जो है उसको रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल बनाना। फिर क्लासिफाई मतलब लेजर बनाना। फिर समराइज करने का मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तो आप 11th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एनालाइज नहीं पढ़े। एनालाइज यहाँ आप पढ़िएगा। एनालाइज मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग का रिजल्ट आ गया, एग्जाम दिए, रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट में आपको कितना नंबर आया भाई? 500 का एग्जाम हुआ तो उसमें आपको 400 नंबर आ गया। ये तो आपको पता चल गया, रिजल्ट को देखने से मार्क्स पता चल गया। लेकिन क्या है, मार्क्स पता चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसी समय क्या करते हैं? रिजल्ट में टोटल कितना आया पहले ही देखे, 400 आया। अब क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट में आया है ना, सबसे कम कौन सब्जेक्ट में आया, ये सब का देखने लगते हैं। फिर तुरंत फोन लगाइएगा अपन दोस्त को, तोर कितना आया हो, है कि नहीं? करते हैं ना तुरंत। अगर अपने बगल में बैठने वाला बच्चा का रोल नंबर याद है तो उसका रोल नंबर डायल कर, मैंने टाइप करके और उसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना उसका नंबर आया, है कि नहीं? यही क्या है? यही एनालिसिस है। आप अपनी 12th के रिजल्ट को 10th से कंपेयर करते हैं कि 10th में मेरा कितना अच्छा आया था, 10th में अच्छा था कि अभी अच्छा है, 10th से अभी ज्यादा है कि कम है। यही अपने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग को क्या पता चला? परफॉर्मेंस पता चल गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से हमको हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चल गया कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन वो प्रॉफिट अच्छा है कि खराब है, माने जितना होना चाहिए उतना है कि उससे कम है, हमारे जैसा ही जो बिजनेस किए हुए उसके बराबर, उसकी तुलना में हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ कि कम हुआ, यही सब देखना क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। तो वो एनालिसिस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो कि 11th तक नहीं पढ़े थे, है ना। ये एक्चुअल में यहाँ से जो है ना, अकाउंटिंग के कई ब्रांचेज होते हैं। फाइनेंस, एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहां से कहिए ना तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनालिसिस होता है। एनालिसिस जो होता है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। तो क्या है, यहां से हम लोग अकाउंटिंग के मीनिंग का बात करें तो छठा जो फंक्शन है अकाउंटिंग का, वो यहां से हम लोग सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे होता है। देखिए इसके नाम से कंपैरिजन है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हम लोग कितना एनालिसिस करने के लिए इतना सारा चैप्टर जो है ना एनालिसिस का है। एनालिसिस का टूल है। टूल मतलब क्या? तरीका, टेक्निक। एनालिसिस कैसे करते हैं? कई तरीके हैं एनालिसिस करने के। फाइनेंशियल अपने परफॉर्मेंस को मेजर, जैसे हम लोग क्या किए अभी अभी, अपना रिजल्ट अपने पिछले रिजल्ट से मिला के देखिए, है ना, अपने दोस्त से मिला के किए, अपने ही उसी मार्कशीट में एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से किए, है ना, टोटल का भाई किसी मेन सब्जेक्ट का टोटल से कंपेयर किए। बहुत तरह का तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत एंगल से आप देख रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई तरीके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के। तो भाई कई तरीकों में हम लोग को मुख्यतः 4 तरीका यहाँ पढ़ना है ना। 4 नहीं 5 मिलेगा। चैप्टर 4 बनाया गया, इसमें 2 को मिलेगा। यहाँ नाम क्या है? बस एक नाम है। एक और होता है ट्रेंड एनालिसिस, है ना, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। वो भी इसी में छोटा सा टॉपिक के रूप में मिल जाएगा इसी चैप्टर में।
तो भाई मुख्यतः ये चार चैप्टर बनाएंगे। चारों क्या है, ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का तरीका है, टेक्निक है, टूल है। तो क्या है भाई, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखेंगे इन सारे चैप्टर में, है ना। क्या क्या है भाई, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल, एक ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे बिजनेस के सिंगुलर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है भाई, अपने एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टोटल अमाउंट है उससे भाई किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम के अमाउंट को कंपेयर करना, मिलाना। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 ईयर दूसरे ईयर से नहीं या दूसरे बिजनेस से नहीं, इसमें दूसरे ईयर या दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन इसमें करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम ईयर का अपने बिजनेस का अपने ही बिजनेस से एक ही साल के डाटा का टोटल के साथ किसी एक आइटम के डाटा को कंपेयर करना। फिर इसमें क्या है, तरह तरह का हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो क्या है भाई, जैसे रेशियो तो हम लोग मैथ में भी पढ़े हैं। रेशियो क्या होता है, किसी भी दो नंबर के क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताता है कि ये नंबर जो है ना इसका कितना है। जैसे 1,20,000 रुपया हमको मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का सेल किया, 20,000 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, तो सेल का अमाउंट हो गया 1 लाख और प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 20,000। तो ये 20,000 जो हमको प्रॉफिट, ये तो नंबर तो हमको पता है, सेल का नंबर कितना है भाई 1 लाख, प्रॉफिट का नंबर कितना है भाई 20,000, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है ना, इस चीज को दिखाते हैं, इस चीज को दिखाना सीखेंगे यहाँ पे। रेशियो क्या हो गया, यही कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया भाई, तो 1 लाख सेल हुआ था, 20,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए भाई। प्रॉफिट ऊपर रख लेंगे 20,000, सेल नीचे हो जाएगा 1 लाख × 100, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज करना, इस तरह के कई रेशियो अकाउंटिंग में भी यूज होते हैं। अकाउंटिंग के डाटा को एनालाइज करने के लिए कई रेशियोज कैलकुलेट होंगे, तो वो सारे रेशियो कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सीखना ही इस चैप्टर में। फिर कैश का जो फ्लो होता है, कैश आना, कैश जाना, कैश पैसा है ना, कैश और कैश के बराबर जो चीजें होती हैं, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं वो कैश इक्विवेलेंट हुआ। कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना हमारे बिजनेस में आया, किस ट्रांजैक्शन को करने से कितना कैश आया, कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना गया, इस चीज को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारे चैप्टर कंपनी के हो गए, है ना, कंपनी के माने मुख्यतः 3 ही टॉपिक पढ़ना है आपको। एनपीओ, अगर सीबीएसई है तो एनपीओ है ही नहीं, 2 ही टॉपिक बच गया, पार्टनरशिप और कंपनी। इसमें भी कंपनी में भी क्या है, ये वाला चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है, सीबीएसई वाले, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बाकी सारा चैप्टर सबके लिए है, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए तो सब है। सीबीएसई के लिए बस 2 चैप्टर नहीं है, एक ये फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बाकी सारा चैप्टर पढ़ना है। हाँ, सीबीएसई में इस बार ये चैप्टर भी नहीं है, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सीबीएसई में बहुत सारे चैप्टर इस बार डिलीट किया गया है, इस बार डिलीट किया गया, पिछले बार तक सब था, एनपीओ भी था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी था, कुछ उसमें टॉपिक्स डिलीट हुआ था, इस बार चैप्टर ही सब हटा दिया गया है। तो यही हम लोग का अकाउंट्स का सिलेबस हो गया, अकाउंटेंसी का, पूरे 12th में इतना ही पढ़ना है ना। अगर हम लोग फंडामेंटल अच्छे से जानते हैं पार्टनरशिप का तो ये सब चैप्टर ठीक रहेगा। कंपनी में अगर इशू ऑफ शेयर समझ जाते हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर आपको समझ में आ जाएगा। फिर इशू ऑफ डिवेंचर अगर समझते हैं तो ही आप जब पैसा लेना जानिएगा तो ही तो वापस करना जानिएगा, समझिएगा ठीक से, तो वो हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th की तरह ही बनेगा, सिर्फ कंपनी बिजनेस का बनाना सीखना है, फिर उसका एनालिसिस वगैरह सीखना है। तो यही है ना।